ये है द क्लाइमेट चेंज डिक्शनरी, लेकिन आज का एपिसोड थोड़ा अलग है क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाने जा रही हूँ। बल्कि अगले 90 सेकंड के लिए मैं क्लाइमेट चेंज शब्द बोलूंगी ही नहीं। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। अगस्त 1608 से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत में घुसी ही थी। अंग्रेज आए तो व्यापार करने के लिए, लेकिन जल्द ही वो लालची होते गए और हमारी जमीन, खेत, किसान, मजदूर और संसाधन हथियाना शुरू कर दिया। हमारे पास वो चीजें थीं जो उनके पास नहीं थी, जैसे मसाले, रेशम, कपास, नील और बहुत कुछ। और इससे पहले कि हमें एहसास भी होता, हम ब्रिटेन की एक कॉलोनी बन चुके थे। कॉलोनी यानी संसाधनों की खदान, जहां से सिर्फ लिया जाता है। हमारे संसाधनों को हमारे ही लोगों से छीनकर ब्रिटेन भेजा जाने लगा। औद्योगिक क्रांति, जिसे ब्रिटेन के औद्योगिक विकास की नींव कहा जाता है, भारत जैसी कॉलोनीज की संसाधनों पर ही खड़ी की गई। हमारे संसाधनों से उनके देश का विकास हुआ, जबकि हमारे देश को पिछड़ा रखा गया। उन्होंने अपना विकास मशीनों का निर्माण, प्रौद्योगिकी की उन्नति, कोयला जलाना और पृथ्वी के प्रदूषण की शुरुआत की। और ये देश आज हमसे कहीं ज्यादा विकसित, तकनीकी रूप से उन्नत और समृद्ध है। लेकिन जब हम सिर्फ एक कॉलोनी थे, क्या उस वक्त हमारा विकास जरूरी नहीं था? क्या भारत के पास अपने संसाधनों की कोई जरूरत नहीं थी? बिल्कुल थी, और काफी ज्यादा थी। लेकिन ब्रिटेन के विकास को हमारे विकास से ज्यादा जरूरी समझा गया और हमारे विकास की कीमत पर उन्हें विकसित किया गया। विकसित देशों के दूसरे देशों को कॉलोनीज बनाने की प्रक्रिया को कोलोनाइजेशन कहा गया। पर आज ब्रिटेन जैसे विकसित देशों को हमारे नील या मसालों की जरूरत नहीं है। आज उन्हें चाहिए हमारे भविष्य में सफल होने की संभावना। कैसे? हमारा निजी कार्बन स्पेस हमसे छीनकर। ये कार्बन स्पेस एक सीमा है जो ये तय करता है कि आने वाले समय में हम कितना कार्बन उत्सर्जन या कार्बन एमिशन कर सकते हैं। अगर हमारा कार्बन स्पेस छीन लिया जाता है तो इसका मतलब है कि हम आने वाले समय में विकास की कई जरूरतें, जैसे बिजली पैदा करना वगैरह के लिए कार्बन उत्सर्जन नहीं कर पाएंगे। आज विकास की हमारी संभावना तक को छीना जा रहा है ताकि ये पहले से विकसित राष्ट्र और अधिक विकसित हो सके। कार्बन का कमोडिफिकेशन यानी कार्बन उत्सर्जन को एक वस्तु की तरह देखा जाना, और इसलिए इसका कॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशीकरण। विकसित देश और कार्बन उपनिवेशवाद या कार्बन कॉलोनाइजेशन की कहानी सुनने में काफी नाटकीय लगता है, पर अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे हुआ और दुनिया भर के देशों के लिए इसका क्या अर्थ होगा। लेकिन सबसे पहले कार्बन एमिशन, क्लाइमेट एक्शन और विकासशील और विकसित देशों के बीच की कहानी समझने के लिए आप हमारे पिछले 2 वीडियोस देखिए। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, जॉर्ज और गोवर्धन की। जॉर्ज अमेरिका में रहता है और गोवर्धन भारत में। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जॉर्ज का पर कैपिटा कार्बन एमिशन यानी प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन पहले से ही काफी ज्यादा है। उसकी जिंदगी आरामदायक है, लग्जरी में जीता है और साल में 1-2 छुट्टियां भी मना लेता है। जबकि गोवर्धन का पर कैपिटा एमिशन बहुत ही कम है। उसके घर में ठीक से बिजली भी नहीं आती, कोई एसी नहीं है, शावर में नहाने के लिए गर्म पानी नहीं है, वैसे अधिकांश दिन पानी आता ही नहीं है। तो जॉर्ज एक दिन गोवर्धन से मिलने आता है, उसके छोटे से गांव में खेतों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में, और उसे एक डील समझाता है। जॉर्ज कहता है, दोस्त सुनो, हम दोनों नए जमाने के पढ़े लिखे लोग हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सब जानते हैं। हमें पृथ्वी को क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए जितना हो सके अपना कार्बन उत्सर्जन उतना कम रखना है। गोवर्धन बात समझकर सिर हिलाता है। जॉर्ज कहता है कि चलो मानते हैं कि कार्बन सोने का एक सिक्का है। ये सिक्के सभी लोगों को दिए गए हैं। दुनिया भर में हर किसी के पास सोने के ऐसे 10 सिक्के हैं। ये सिक्के खर्च करके लोग कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं। जैसे 4 सिक्के दिए तो बिजली मिल गई, 2 और दिए तो एसी आ गया। तो इससे पहले कि ये 10 सिक्कों की सीमा तय की गई, तब तक जॉर्ज पहले ही अपने जीवन में ऐसे 10 सिक्के खर्च कर चुका है, जबकि गोवर्धन शायद ज्यादा से ज्यादा 6। तो जॉर्ज गोवर्धन को बताता है कि वो एक प्राइवेट जेट खरीदना चाहता है, और क्योंकि दोनों समझते हैं कि पृथ्वी पर कार्बन एमिशन को कम रखना है, तो जॉर्ज इन्हें एक तरीका निकाला है जिससे कार्बन एमिशन भी तय सीमा में ही होगा और उसे प्राइवेट जेट भी मिल जाएगा। जॉर्ज गोवर्धन को बोलता है कि ऐसा तभी संभव है जब गोवर्धन अपने 8 सिक्के जॉर्ज को दे दे, क्योंकि आज तो उसे ही जरूरत है और कल किसने देखा है। अगर गोवर्धन ये सिक्के दे देता है तो जॉर्ज अपना प्राइवेट जेट खरीद पाएगा। लेकिन गोवर्धन को भी जीवन भर के लिए अपने घर में एसी और शावर में गर्म पानी को अलविदा कहना पड़ेगा। अब आपका तो नहीं पता, पर मैं तो जॉर्ज जैसे इन दोस्तों से दूर ही अच्छी हूं। गोवर्धन का कार्बन उत्सर्जन अभी कम है,
तो भी आने वाले समय में एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनका कार्बन स्पेस मौजूद रहे। बेहतर जीवन और गर्म पानी के शावर में मजे से नहाना गोवर्धन का हक है, और क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, आप और हम उससे ये हक छीनने वाले कौन होते हैं? बहरहाल अब तक आप मेरी बात समझ ही चुके होंगे। बिंदुओं को जोड़िए। जॉर्ज है लालची विकसित दुनिया और गोवर्धन विकासशील दुनिया। ग्लासगो में हाल ही में हुई COP26, जो कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, यहाँ LMDC यानी लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज के प्रवक्ता ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रति CBDR यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी का सिद्धांत बदलकर सामान्य लेकिन साझा जिम्मेदारी में नहीं बदला जा सकता। ये शब्द विभेदित या डिफरेंशिएटेड बहुत जरूरी है। गोवर्धन और जॉर्ज की क्षमताओं और जिम्मेदारियों के बीच अंतर करना जरूरी है, क्योंकि जब ऐसा नहीं किया जाता है तो गोवर्धन पीछे छूट जाता है। और हो सकता है कि जॉर्ज के इरादे नेक हों, पर ऐसे ही देशों के स्वार्थी और लालची इरादों की वजह से गोवर्धन जैसे देशों का शोषण शुरू हो जाता है। इसी शोषण को कहते हैं कार्बन उपनिवेशवाद या कार्बन कोलोनियलिज्म। विकसित और विकासशील देशों की क्लाइमेट चेंज के प्रति जिम्मेदारी को एक बराबर बताना या विकासशील देशों से उतने ही त्याग की उम्मीद रखना गलत है। ये क्लाइमेट जस्टिस यानी जलवायु न्याय के खिलाफ है। और अब जब हमें ये समझ आ गया है कि कार्बन आज के समय में लगभग एक वस्तु ही है, तो बाकी सभी वस्तुओं की तरह इसका व्यापार भी बाजारों में ही किया जा रहा है, और कई नियम भी हैं जो इस व्यापार को नियंत्रित करते हैं। और इसी बारे में हम बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में, जो कि होगी कार्बन मार्केट, कार्बन ट्रेडिंग और UNFCCC के आर्टिकल 6 के बारे में। तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा।